तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एच के पाठशाला में। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिक्स क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है, फिजिक्स के स्कोप्स क्या हैं, और हमारा एक टॉपिक बचा था उसमें फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल फोर्सेज क्या है, मूलभूत बल क्या है भौतिक विज्ञान के, जिसको हम आज देख लेंगे। हाँ, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि हम कोई भी जो आविष्कार करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी करते करते कुछ नई चीज़ें बन जाती हैं टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये बच रहा था, कई बार होता क्या है कि हम कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें क्या किया था हमने कि बनाना कुछ और था और बन कुछ और रहा था। बट इसमें एक चीज़ और होता है कि हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में ये चीज़ होता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स, ये मूलभूत बल देखेंगे। उसके बाद में हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमारा जो मात्रक वाला है, मात्रक विमा मापन, उसको हम आज स्टार्ट कर देंगे। तो पहले ये देख लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स आखिर है क्या। जो हमारे मूलभूत बल हैं भौतिक विज्ञान के, वो कितने हैं, क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कहाँ कहाँ ये लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चार्ट के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। क्योंकि अगर जैसे हम इनको एक एक पढ़ते हैं ना तो ये क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी बारीक बारीक सा डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के हिसाब से होप सो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स, मूलभूत बल जो हैं फिजिक्स के, वो क्या हैं? 4 प्रकार के हमारे बल हैं। सबसे पहले आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। फिर वीक न्यूक्लियर, जो दुर्बल नाभिकीय बल है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकीय बल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो प्रबल नाभिकीय बल हैं। ये 4 प्रकार के बल हैं। वैसे काफ़ी बल आपको पढ़ेंगे, काफ़ी फोर्सेज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। और जैसे जो हमारा तीसरा या चौथा चैप्टर चलेगा, उसमें जो कार वाला होगा, घर्षण वाला होगा, उसमें अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बहुत से फोर्स पढ़ते हैं हम। पर असल में क्या होता है, वो इन्हीं के अपडेटेड होते हैं, इन्हीं को क्या करते हैं हम व्युत्पन्न करते रहते, इन्हीं से हम बनाते रहते हैं। तो जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कि एक्ट बिटवीन एनी 2 मासेज इन द यूनिवर्स। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये 2 मास के बीच में लगता है हमारे यूनिवर्स में। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये 2 मास हो गए हमारे। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो जो न्यूटन भाई साहब थे हमारे, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला दिया था। यानी कि 2 मासेज के लिए अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्राप्त होता है। एक चीज़ और है दोस्तों, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन चारों में सबसे कमज़ोर होता है, सबसे वीक होता है ये फोर्स। और ये जो बल लगता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्योंकि ये जो दूर दूर रखी वस्तुओं में भी हो सकता है। दूर दूर वस्तुएं होती है उनके बीच में भी लगता है। जैसे हम बता दें कि सूर्य और पृथ्वी कितनी दूर है, पर इनके बीच में बल लगता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इसके बाद में देखिए, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मीडियम रिक्वायर्ड नहीं करता, मतलब कि इसको माध्यम से कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं भी लग सकता है। अब एक बात बताइएगा, कुछ ऊपर और जाने के बाद वहाँ पर तो निर्वात है, वहाँ पे कोई मीडियम थोड़ी ना है। तो वहाँ पर भी क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 2 मासेज के बीच में लगता है, सबसे कमज़ोर बल है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उनमें भी काम आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल इसीलिए लगाया है क्योंकि बहुत कितना भी दूर हो यार ये लगेगा।
अब देख लो ना, अब पृथ्वी और सूर्य कितनी दूर है, ग्रह कितने दूर होते हैं एक दूसरे के, तो भी ये बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिया लॉन्ग रेंज फोर्स। और ये डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं हम। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर की, जो दुर्बल नाभिक होता है हमारा, उसके बारे में। दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। जो न्यूट्रिनो होते हैं और उनके जैसे जो कण होते हैं, जो नाभिक के जो कण होते हैं, उनके बीच में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और ये बीटा डिले, ये सिर्फ बीटा डिले के लिए होता है, अल्फा बीटा गामा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगा कुछ। और ये शॉर्ट रेंज के लिए लागू होता है, मतलब ये क्या था, ये अनंत सीमा के लिए लागू था, यानी कहीं से कहीं भी रखी वस्तु हो उनके बीच में ये फोर्स लगता है। बट जो ये फोर्स है, ये यहाँ पर डिस्टेंस लिख दी हमने 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि देखो माइनस में, अब एक बात बताइएगा, एक है ये कितना छोटा है, और इसका भी गुणा 10⁻⁻14, तो माइनस वाला यानी कि 1/10⁻14। अब देख सकते हो इसकी कितनी छोटी वैल्यू होगी, यानी कि इतनी शॉर्ट रेंज के लिए ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो इनमें बस यही डिफरेंस है इन दोनों में कि ये क्या होता है, दो मास के बीच में लगता है, ये न्यूट्रिनो के लिए लगता है। ये वीक फोर्स है सबसे, इससे स्ट्रॉन्ग है ये, और इन दोनों से वीक है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती और इसमें मीडियम का रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये इसमें मीडियम की क्या बात करती है, ये तो क्या है, न्यूट्रिनो के लिए लागू होता है ना। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, विद्युत चुंबकीय जो बल होता है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, चार्जेस के लिए जो आवेश होता है हमारा, उसके लिए लगता है। और जो ये था, ये और ये लमसम सेम है। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल का फोर्स दिया था वो न्यूटन ने दिया था, और जो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको कूलाम ने दिया था। वैसे बिल्कुल फोटोकॉपी है, इसी का ही क्या किया, चिटिंग करके कह सकते हैं हम, इसी की चिटिंग करके इसने डाल दिया। अब देखिए बात करते हैं हम, एक्ट बिटवीन चार्जेस, आवेशों के बीच में लगता है ये। लॉन्ग रेंज हो सकती है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था लॉन्ग रेंज के लिए, ये देखिए इनफाइनाइट था, तो इसी तरीके से ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट के लिए होगा। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, बिल्कुल हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी क्या करता है, मीडियम के लिए रिक्वायर्ड नहीं करता है ये, यानी कहीं भी निर्वात में भी लग सकता है। बट फर्क ये है कि वो द्रव्यमानों के लिए लगता था और ये आवेशों के लिए लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये मान लीजिए Q1 आवेश ले लिया, ये Q2 आवेश ले लिया, और इनके बीच में क्या कर दी, डिस्टेंस r है हमारे पास। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में हम बात करें बल के बारे में कि कितना बल लगता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F = K Q1 Q2/r²। तो ये क्या किया था, कूलाम भाई साहब ने दिया था। जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F = G m1 m2/r² जो हमने दिया था, वो हम 6th या 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे प्यारा चैप्टर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। और जो 12th स्टार्ट होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम ये कूलाम का नियम पढ़ते हैं। ये हैं दोनों सेम से, इसमें के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, 1/4 होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल होता है, उसके बारे में। तो ये इन सबसे अलग है। सबसे पहले हम इसको ये क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है, सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग पड़ता है इन सबसे। ठीक है, बात करते हैं किन किन के बीच में लगता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है, वो जो नाभिक होता है हमारा, और कोई भी हमारे पास जो अणु परमाणु होता है उसका नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ही लगता है।
मतलब क्या है कि ये क्या लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, नाभिक में रहने वाले जितने भी जो ये हैं हमारे, इनको हम क्या कहें, परमाणु के भी छोटे रूप हैं ये। तो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है। तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये यही कहता है सर कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल हम कह सकते हैं, ये हमने दे भी रखा है। स्ट्रेंथ का हमने दे रखा है, स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं कि सबसे कम ग्रेविटेशनल की है, फिर वीक न्यूक्लियर की है, फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हो गया। यदि हम इनके अनुपात के बारे में बात करें कि कितने स्ट्रेंथ में, जो अगर इनको हम अनुपात में बांटें तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है 10⁻38 अनुपात 10⁻13 अनुपात 10⁻2। यदि हम इसको 1 कहें तो 10⁻38 10⁻13 10⁻2 और 1, ये थे हमारे फंडामेंटल जो फोर्स थे। 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े हमने, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने इनको क्या किया था, डिवाइड करके देखा है कि यदि हम इनको एक साथ लिखें तो कितना डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, अब अगर इनको उतारना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा इसको, चलो रफ कर देते हैं हम। तो ये थे हमारे जो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि फिजिक्स आखिर होता क्या है, फिजिक्स का हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी किस तरीके से हमारे लिए सुविधाजनक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, और ये फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े हैं, फिजिक्स के स्कोप्स हमने पढ़े थे, फिजिक्स के स्कोप हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। और ये फंडामेंटल फोर्स भी होप सो समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, इनको एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। तो रफ कर देते हैं चलो इसको, फिर हम बात करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, कहीं चैप्टर सेकंड भी हो सकता है ये। तो हमारा जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन, इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और मात्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आखिर होता क्या है, मात्रक और मापन है क्या, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मापन जरूरी है, मापन के बाद में मात्रक आया हमारे पास। अब ये तो है नहीं कि हम इस चैप्टर की शुरुआत इसी से कर देंगे, मात्रक या मापन से स्टार्ट करेंगे, जी नहीं। हम इसको पढ़ेंगे फिजिक्स, जो हमारी जो भौतिक राशि होती है उसको लेकर हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो हम टॉपिक डाल लेते हैं भौतिक राशि, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये हिंदी में होगा भौतिक राशि और इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है,
ये लो साहब, ये हमारा होगा इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन, पहला टॉपिक इस चैप्टर का कि आखिर होती क्या है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। यदि हम देखिए इनको नॉर्मल वे में अगर हम बात करें इसको, तो हम कह सकते हैं कि जो हम माप या तोल सकते हैं, हम जिस राशि को हम माप या तोल सकते हैं उनको क्या कहेंगे, हम भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा। ठीक है, अब किस तरीके से हम माप या तोल सकते हैं, देखिए हम बताते हैं कि शाम हुई और मोहन भाई साहब दूध लेने चला गया। कितना दूध लेकर आता है वो, 3 किलो दूध लेकर आता है। तो हमने वो चीज़ डिसाइड कर ली कि दूध कितना था, 3 किलो था। ठीक है, तो ये लीजिए साहब 3 kg दूध। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना था, तो 3 किलो था, या फिर हम लिख सकते हैं 3 लीटर था। ठीक है साहब, अब एक चीज़ और लीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि अंकित नाम का एक लड़का है और वो क्या करता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है घर पहुंचते पहुंचते, तो उसके जो पिताश्री हैं वो घर पे लठ लेके खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो अब होता क्या है कि उसको बहुत तेज़ मारते हैं। अब अगले दिन क्या करता है कि वो अपने दोस्तों के पास जाता है। दोस्त उससे पूछते हैं ये कि भैया कितना मारा, तो यानी अब सवाल कितना होता है कि कितना मारा, और उसका रिप्लाई क्या आता है, बहुत मारा। तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत मारा। अब एक बात बताइएगा हमको, अगर हम उनसे पूछे बार बार में, हम अगर उनसे यही पूछते रहेंगे भैया कितना मारा और कितना मारा, तो वो सिर्फ यही कहेगा बहुत मारा। पर यदि हम यहाँ बात करें, उषा 3 लीटर दूध लाती है, तो उषा 3 लीटर दूध लाई। कितना दूध लाई, 3 लीटर दूध लाई। पर अंकित को कितना मारा, बहुत मारा। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, हम माप या तोल नहीं सकते हैं, बट इसको क्या कर सकते हैं, हम माप या तोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनको हम माप या तोल सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। चलो, तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पहले हिंदी में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में इंग्लिश में ले लेंगे। वह राशि जिसको मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। ये लीजिए, ये डस्टर है। ठीक है, अभी मैं इसकी पूछूंगी इसकी कितनी लंबाई है, तो आप कहेंगे सर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की है इसकी लंबाई। हमने ये माप लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब कि क्या है, जो लंबाई है वो हम माप सकते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं लंबाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मोटाई भी हम माप सकते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ठीक है। और हम बल माप सकते हैं, वेग नाप, यानी आप मोटरसाइकिल भगा रहे हो तो आपने क्या किया, 20 किलोमीटर थी और 20 मिनट में पहुंच गए, तो हम उसकी वेलोसिटी देख सकते हैं। जो वो सुई आती है वो ऊपर नीचे होती है बाइक में, जितनी रेस दोगे उतनी ऊपर होगी, तो वो क्या बताता है, हमारी चाल को डिनोट करता है। तो जिसको हम यानी हम बता सकते हैं, माप या तोल सकते हैं, उनको हम भौतिक राशि कहेंगे। तो ये तो थी हमारी हिंदी में परिभाषा कि वह भौतिक राशि या वह राशि जिसको मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। अब चलिए हम इसको इंग्लिश में बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो द क्वांटिटी विच कैन बी द quantities which can be
measured by an instrument and which describe the laws of physical world। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसका। लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एटसेट्रास, और लंबाई, बल, कार्य, वेग आदि। ठीक है, तो ये हो गया कि वह राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है, जैसे कि लंबाई हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, वेग हो गया। इसको यदि हम इंग्लिश में बात करें, यानी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो उसको देखिएगा कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से यदि हम किसी राशि को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और जो कि जो हमारे वो भौतिक जगत के जो नियम थे उनको डिस्क्राइब करता है, उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर किसी को उतारना है तो लिख सकते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसको रफ कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं? पी क्यू लिख देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू के रूप में डिनोट करते हैं। अब जो पी क्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास एन इंटू यू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एन क्या है और यू क्या है, ये देखिएगा। जो एन है हमारे पास वो तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यू है वो होता है हमारे पास यूनिट। मीन्स जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो रूपों में होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कह सकते हैं। ये मल्टीप्लाई ना कहते, ये दोनों साथ लिखी जाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। बात करते हैं, ऊषा दूध लाती है। ऊषा दूध कितना लाती है? 3 लीटर दूध लाती है। तो ये लीजिए 3 लीटर दूध ले आई ऊषा। अब देखिएगा, जो 3 है और ये लीटर है, ये साथ हैं, अलग अलग नहीं है। तो 3 क्या है हमारे पास? जो 3 है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो लीटर है वो यूनिट है हमारी। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा इस तरीके से लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन बल लगा, तो जो हमारा 5 है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो न्यूटन है वो हमारे पास क्या होता है? यूनिट होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 500 मीटर दूर है हमारी स्कूल। ठीक है, 500 मीटर दूर है हमारे से, तो 500 क्या है हमारे पास? न्यूमेरिकल है, और जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। तो ये तो थे हमारे भौतिक राशि, और इनके कुछ जैसे हमने एग्जाम्पल से हमने सीखा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों के हम प्रकार पढ़ते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, तो रफ कर देते हैं इसको। हाँ, ये एक काम कीजिएगा, ये उतार लीजिएगा, ये यहाँ से। ठीक है, ये आप यहाँ से उतार लीजिएगा, और एक काम कीजिएगा, यहाँ पर MTR लगा दीजिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, और हिंदी वाले भाई साहब जो हमारे मित्र हैं, मैं भी हिंदी से ही था।
फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, मुख्यतः यदि देखा जाए भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने प्रकार की होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी होती है 3 प्रकार की। एक होती है जो भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं और एक होती है पूरक राशियाँ। इनको हम मात्रक के रूप में भी देखेंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है, तो अब हम इनके टाइप्स को डिनोट कर सकते हैं। एक काम कीजिएगा, इसको इस तरीके से ना लिखते हुए आप लिखिएगा, अच्छे से बनाइएगा नोट्स। ये हम लिख देंगे भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि, इसको हम क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर देते हैं। 3 पार्ट को हम डिवाइडेशन करते हैं तो कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से होगा। तो पहला होगा हमारे पास मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। नंबर सेकंड में हम इसको बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और थर्ड हम बात करेंगे पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। ये बात चल रही थी हमारी भौतिक राशियों की। भौतिक राशि को हमने 3 प्रकार से डिराइव किया है, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक भौतिक राशियाँ, जिनको हम इंग्लिश में लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और नंबर थर्ड में होगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, SUPP, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये थे हमारे पास 3 भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। जो मूल भौतिक राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल, और व्युत्पन्न को हम कहते हैं ड्राइव्ड, और पूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री। अब इनके बारे में हम जानेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं। तो आप इस सारणी को उतार सकते हैं, टेबल को आप उतार सकते हैं। मैं रफ कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हमारा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए होता क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये मतलब ये सभी क्वांटिटी का दादा है। किस तरीके से है कि जैसे हमारे जो मुखिया होते हैं घर में, उनकी चलती है। अब चलती क्यों है, क्योंकि उनसे हम पैदा हुए। जो हमारे पिताश्री भी हैं वो भी दादाजी से ही पैदा हुए हैं, और जो हम हैं वो हमारे पिता, तो यानी हमारे पिताजी के पिता दादाजी, उनकी चलती है, उनसे ही हम व्युत्पन्न होते हैं। वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, जहाँ मन होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ मन नहीं होता नहीं जाते हैं। बट अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो हम उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो यानी कि क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं अपने लिए। वो किसी पर निर्भर नहीं करते, किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है ये नहीं होता है। तो बात करते हैं, चलो इसकी हम
परिभाषा की बात करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हाँ इसको हिंदी में और लिख लीजिए। मूलभूत भौतिक राशियाँ या मूलभूत भौतिक राशि, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं कि वे राशियाँ, मार्कर चेंज करता हूँ, वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशि कहलाती है। और यदि हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें, which do not depend on any other physical quantities, डैश लगा के हम लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं करती है या फिर किन्हीं अन्य राशियों से उनको बनाया नहीं जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूलभूत भौतिक राशियाँ। इंग्लिश में हम देख सकते हैं कि विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है अपने ऊपर। और जो इनको क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज से, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनसे हम इनको ड्राइव नहीं कर सकते, ये उन पर डिपेंड भी नहीं होती हैं, यानी ये अलग से पाई जाती हैं, ये साथ होती हैं कुल। तो इसको उतार लीजिए, एक काम कीजिए, पहले इसको उतार लीजिएगा। रफ कर देता हूँ इसको। एक बात बता देता हूँ पहले, जो मात्रक होते हैं हमारे यूनिट, यानी कि जिनको हम मापन के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं सही तरीके से, उसे ही हम मात्रक कहेंगे। जैसे कि हम कुछ लेते हैं, चलो जो मात्रक होता है हमारा, यानी कि जो यूनिट होती है, जिसके नाम से हमारा जो चैप्टर है मात्रक, तो जो मापने के लिए जिस इकाई का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यानी जैसे एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट यूज़ होता है हमारे लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो यानी हम कुछ जो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उनके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मात्रक और लिखवा दूँगा। इसलिए मैंने आपको मात्रक के बारे में भी पहले ही बता दिया है कि मात्रक आखिर है क्या। तो इसको मैं हटा देता हूँ और एक टेबल बनाते हैं, तो साथ साथ बना लीजिएगा टेबल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, और ये लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर हम लिखेंगे उसके SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट लिखेंगे, यानी जो मात्रक को लिखेंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे SYMBOL सिंबल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। ये नंबर फर्स्ट पे हम लिखते हैं लंबाई को, लंबाई जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ, जिसका जो SI जो मात्रक है वो क्या होता है,
SI यूनिट क्या होती है? METER, मीटर। हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा मीटर। और जो सिंबल होता है वो होता है M। इसके बाद में हम नंबर 2 पर बात करते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मास। ठीक है, जिसका SI यूनिट मात्रक होता है किलोग्राम, और जिसको हम डिनोट करेंगे kg से। नंबर 3 पे बात करते हैं, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय। समय को हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम। और जो टाइम का जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकंड। ये हिंदी में लिख लीजिएगा किलोग्राम, और यहाँ पे लिख लीजिएगा SECOND, सेकंड। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है S। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। AMPIRE, एम्पियर। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है A। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान की। तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, जिसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। KELVIN। और जिसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है K। नंबर 6 पे हम बात करते हैं। नंबर 6 पे लिखेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। जिसको हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ज्योति तीव्रता। इसका SI मात्रक होगा कैंडेला, जिसका सिंबल लिखेंगे हम CD से। इसके बाद में हम लिखेंगे नंबर 7, जो हमारा लास्ट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SABSTANCE, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका जो SI मात्रक होगा हमारे पास होता है मोल, और इसको हम MOL से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मूलभूत भौतिक राशि थी। 7 हैं, 7 हमने पढ़ी हैं। इनके बाद में व्युत्पन्न राशियाँ उत्पन्न करेंगे, इनसे व्युत्पन्न राशियाँ। तो जो व्युत्पन्न राशियाँ हम हमारे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।